नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा मशहूर शहर है बरेली। आप सबने नाम ज़रूर सुना होगा। खासकर एक गाने ने तो बरेली को बहुत ही शोहरत दी। उसी बरेली शहर का ये वाकया है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन की ये एक अनोखी कहानी है। एक ऐसे कत्ल की कहानी जिसमें कत्ल हुआ तो ज़रूर, मगर इल्ज़ाम लगा एक जिन्न पर। ऐसा कैसे हो सकता है? आइए सिलसिलेवार तरीके से पूरा वाकया आपको सुनाता हूं। बरेली में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है भोजीपुरा। इस भोजीपुरा पुलिस स्टेशन की हद में रहने वाले एक बिजनेसमैन जो किराने का काम करते थे, उनका नाम था सियाराम श्रीवास्तव। ये रोज अपने घर से सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे और 45 मिनट 1 घंटे तक टहलने के बाद अपने घर वापस लौट आते थे। अक्सर उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करती थी। 24 जुलाई की सुबह सियाराम श्रीवास्तव अपनी पत्नी के साथ घर से निकले और मॉर्निंग वॉक करने लगे। काफ़ी दूर तक दोनों पैदल चले, पति पत्नी। और इसके बाद जो पत्नी है सियाराम श्रीवास्तव की, वो थोड़ी थक गई और उन्होंने ये कहा कि अब मैं वापस घर जा रही हूँ। तुम अगर और टहलना चाहते हो तो थोड़ी देर और टहल लो, उसके बाद वापस चले आना। मैं घर में चाय वगैरह बनाकर तुम्हारे इंतज़ार करूँगी। सियाराम श्रीवास्तव ने सी ऑफ किया अपनी वाइफ को और उनकी पत्नी वापस अपने घर चली गई। श्रीवास्तव साहब टहलते रहे और टहलते टहलते बिबियापुर रोड की तरफ, जो कि एक सुनसान सड़क है, उस तरफ चले गए। ऐसे भी मॉर्निंग वॉक के समय लोगों की कोशिश यही होती है कि वो किसी खुली जगह, पार्क वाली जगह या सुनसान सड़क पर ही टहलें, जहां भीड़ भाड़ और आबादी कम हो, पॉल्यूशन कम हो, ताकि मॉर्निंग वॉक का फ़ायदा मिल सके। तो सियाराम श्रीवास्तव बिबियापुर वाले सुनसान सड़क पर टहलने के लिए आगे निकल गए। लेकिन इसके बाद घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया। श्रीवास्तव साहब की न तो कोई खबर मिली, न ही वो वापस लौटे। इस बीच पूरे श्रीवास्तव परिवार का तनाव बढ़ गया। उनको ये चिंता सताने लगी कि आखिर सियाराम जी गए तो कहाँ गए, मॉर्निंग वॉक से वापस क्यों नहीं आए। अब घर वाले उन्हें ढूंढते हुए उन्हीं रास्तों की तरफ बढ़ निकले जिन रास्तों में सियाराम श्रीवास्तव टहलने के लिए गए थे। मगर इससे पहले ही किसी ने सियाराम श्रीवास्तव को देख लिया था, मगर सियाराम जी जीवित नहीं थे, बल्कि उनकी शत विशत लाश बुरी तरह जख्मी हालत में, उनकी जो बॉडी थी वो पड़ी हुई थी बिबियापुर रोड पर, एक सुनसान जगह पर। अब जब लोगों की नज़र इस पर पड़ी, बेसिकली एक ई रिक्शा चालक ने सबसे पहले ये बॉडी देखी थी, तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और इसके बाद तुरंत बरेली पुलिस, एसओजी की टीम, भोजीपुरा की पुलिस वो मौके पर पहुंची और उन्होंने आकर देखा कि एक सज्जन जो है वो मृत पड़े हुए हैं और उनके शरीर पर चाकू जैसी किसी तेजधार हथियार से वार किए जाने के निशान हैं। सियाराम श्रीवास्तव का कत्ल हो चुका था। कत्ल किसने किया, क्यों किया, ये बहुत बड़ा राज था। और जब परिवार के लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली तो उन पर तो समझ लीजिए कि बिजली गिर पड़ी। लाजमी था, फैमिली मेंबर का मर्डर हो जाए तो पूरे परिवार पर बिजली गिरने जैसी ही नौबत होती है। तो श्रीवास्तव परिवार बिल्कुल सदमे में आ गया। कुछ देर तक तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करें और हुआ क्या, कौन इसके पीछे है। बिल्कुल बदहवास पूरा परिवार। पुलिस वालों ने किसी तरह उन्हें संभाला। सियाराम श्रीवास्तव की बॉडी उन्होंने रिकवर की, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई और इसके बाद श्रीवास्तव जी के बेटे से पुलिस ने पूछताछ करने का फैसला किया, इसलिए कि उनसे पूछताछ करके ये समझा जा सके कि भाई इस कत्ल के पीछे किसका हाथ हो सकता है। सुबह सुबह अगर किसी ने इस तरह से मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्हें टारगेट किया है, ये इंतज़ार करके टारगेट किया है कि धर्मपत्नी वापस चली जाए तब कत्ल करेंगे, तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा तो होगा जिसने घात लगाकर सियाराम श्रीवास्तव का इंतज़ार किया होगा। कौन है वो आदमी, किससे थी ऐसी दुश्मनी? क्योंकि सुबह आदमी के पास इतने सारी चीज़ें होती भी नहीं है कि कोई लूट-पाट करे, कोई ज़ेवर लेकर तो मॉर्निंग वॉक के लिए जाता नहीं है ढेर सारा सोने का ऑर्नामेंट पहनकर। तो पुलिस को दुश्मनी वाले एंगल पर ही पुलिस को फोकस करना था और मामले की तफ्तीश करनी थी। ऐसा पुलिस मानकर चल रही थी। तो जो बरेली पुलिस है उसने सियाराम श्रीवास्तव के बेटे से पूछताछ की और बेटे ने अपने ही आस-पास रहने वाले 3-4 लोगों के नाम लिए और ये बताया कि एक प्रॉपर्टी को लेकर उनके पिता के साथ इन 3-4 लोगों का काफ़ी दिनों से विवाद चला आ रहा है। ये लोग कई बार उनके पिता को देख लेने की धमकी भी दे चुके हैं और
उन्हें पूरा यकीन है कि उनके पिता सियाराम के कत्ल में इन्हीं लोगों का हाथ है। अब इस मामले की तफ्तीश को एक दिशा मिल चुकी थी। पुलिस को यह समझ में आ गया था कि एनिमिटी की बात जो वो सोच रही है, ये मामला वैसा ही है। पुलिस ने बगैर देर किए हुए वो जो 3 लोग थे जिनके नाम से कत्ल के मामले में बेटे ने तहरीर दी थी, शिकायत दी थी, पुलिस ने उन तीनों को उठा लिया और उनसे पूछताछ की शुरुआत की। पुलिस उन तीनों से पूछने लगी कि भाई बताओ, तुमने क्यों मारा, कैसे मारा, क्या प्लानिंग थी, क्या दुश्मनी थी, तमाम चीज़ें। मगर पुलिस ये देखकर हैरान थी कि तीनों के तीनों जिन लोगों को पुलिस ने उठाया था, वो तीनों लोग पुलिस के तमाम सवाल जवाब से हैरान परेशान थे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, डरे हुए तो थे लेकिन उससे ज़्यादा उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। वो चकित थे कि पुलिस उनसे ये पूछ क्या रही है। कुछ देर तक पुलिस ने जब उनके साथ माथाफोड़ी की, पूछताछ की, उसके बाद पुलिस ने भी रियलाइज़ कर लिया कि शायद इन लोगों का कत्ल में हाथ नहीं है। क्योंकि अगर हाथ हुआ रहता तो वो झूठ सच बोलते, बचने की कुछ कोशिश करते, लेकिन ये तो बिल्कुल ही हैरान लग रहे हैं। और हैरान लगना इस बात की निशानी है कि उन्हें इस कत्ल या साजिश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब पुलिस ने उनसे कहा कि ठीक है, अगर तुम लोग कह रहे हो कि तुमने कत्ल नहीं किया तो तुम साबित तो करो कि तुमने कत्ल नहीं किया। तो सभी ने अपने अपने तौर पर तकरीबन ये बात साबित कर दी कि सुबह जिस वक्त सियाराम श्रीवास्तव का कत्ल हुआ, उस वक्त वो अपने अपने घरों में सो रहे थे। अर्ली मॉर्निंग की बात थी, वो सो रहे थे। परिवार के दूसरे मेंबरों ने भी इस बात की तस्दीक की और तब पुलिस को ये समझ में आ गया कि श्रीवास्तव जी के बेटे ने ये जो कंप्लेंट दी है, इस कंप्लेंट में बेटे को भले अपने पड़ोसियों पर शक हो, लेकिन इस मामले में पड़ोस का कोई आदमी इन्वॉल्व नहीं है। अब पुलिस को नए सिरे से तफ्तीश आगे बढ़ानी थी। पुलिस को पता करना था कि फिर सियाराम श्रीवास्तव का कत्ल किसने किया। पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई और पूरे आसपास के इलाके में जितने भी लोग हैं या उस वक्त जो एक्टिव थे, सुबह घूमते थे, उन सारे लोगों से पुलिस ने पूछताछ की। लेकिन तमाम पूछताछ के बावजूद पुलिस के हाथ खाली थे। किसी ने भी सियाराम श्रीवास्तव पर कोई हमला करते, घात करते या किसी संदिग्ध आदमी को उस तरफ से आते जाते हुए नहीं देखा था। अब पुलिस ने तय किया कि वो सीसीटीवी कैमरों की मदद लेगी और ये देखेगी कि कोई क्लू सीसीटीवी कैमरों में उस इलाके में पुलिस को नज़र आता है या नहीं। सीसीटीवी कैमरे पुलिस चेक करने लगी और चेक करते करते पुलिस को कोई आदमी तो नज़र नहीं आया। अलबत्ता सीसीटीवी कैमरे में एक मारुति इको वैन पुलिस को उसी बिबियापुर वाले रोड में उसी दौरान जाता हुआ दिखाई दिया जिस दौरान सियाराम श्रीवास्तव का कत्ल हुआ था। यानी टाइम फ्रेम तकरीबन वही था। अब पुलिस ने उस मारुति इको वैन को अलग अलग एंगल से, अलग अलग कैमरों से बहुत बारीकी से देखना शुरू किया। उसके नंबर को फोकस करके पुलिस ने देखना शुरू किया और ऑब्जर्व करना शुरू किया कि क्या इस वैन का उस कत्ल से कोई लेना देना हो सकता है। लेकिन पुलिस ने जब फुटेज को बहुत बारीकी से देखा तो उसे लगा कि हाँ, ये वैन ही है जिसमें कातिल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पुलिस ने देखा जब घटनास्थल की तरफ वो वैन जा रही थी तेजी से, उस समय उस वैन के सामने का शीशा भी इंटैक्ट था और बम्पर और दूसरी चीज़ें भी इंटैक्ट थी। लेकिन कुछ देर बाद जब वो कार वहाँ से लौटी तो पुलिस ने नोटिस किया कि कार का अगला हिस्सा थोड़ा डैमेज्ड है और शीशा भी टूटा हुआ है। इससे पहले जब पुलिस ने बॉडी रिकवर की थी तो उसमें चाकू जैसी किसी तेजधार हथियार से वार किए जाने के निशान तो थे, लेकिन कुछ ऐसे चोट के भी निशान थे जो किसी चीज़ से टकराने से बनते हैं। अब पुलिस को लगने लगा कि हो ना हो ये मारुति इको वैन जो है, इससे सबसे पहले सियाराम श्रीवास्तव को टक्कर मारी गई होगी, इसके बाद उनका कत्ल किया गया होगा। पुलिस ने अब इस मारुति इको वैन को ढूंढना शुरू किया। इसके नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर से इसके मालिक का पता लगाने की शुरुआत की और पता लगाते लगाते आखिरकार पुलिस को इस इको वैन के ओनर का पता चल गया। ये जो आदमी है इको वैन का ओनर, उसका नाम है मोहम्मद इम्तियाज़ और ये धौर टांडा के आसपास का रहने वाला है। बरेली में एक जगह है धौर टांडा, वार्ड नंबर 10, वहाँ का ये रहने वाला है। लेकिन जब पुलिस इसके घर के पास गई तो पुलिस ने देखा कि गाड़ी जो है घर से नदारद है, गायब है। लेकिन चूंकि पहचान हो गई थी कार नंबर से, तो जो इको वैन का ओनर था इम्तियाज़, उसे पुलिस ने ढूंढना शुरू किया और साथ ही पुलिस ने यह भी ढूंढना शुरू किया कि इको वैन क्या घर से कोई लेकर निकला था या क्या था। इसके बाद पुलिस ने एक एक करके पहले इको वैन चलाने वाले नौजवान जिसका नाम अरमान है उसे पकड़ा और फिर उसके पिता मोहम्मद इम्तियाज़ को पकड़ा। जब इन दोनों से कत्ल के बारे में पूछताछ की तो दोनों ने पुलिस को भरमाने और झूठ बोलने की काफ़ी कोशिश की। लेकिन जब पुलिस ने दोनों से सख्ती की तो कत्ल की घटना को अंजाम देने की बात
अरमान ने मान ली। अरमान ने बताया कि सुबह इको वैन में सवार होकर वही अपने घर से निकला था और उसी ने बिबियापुर रोड पर सुनसान इलाके में एक आदमी की हत्या की। अरमान से पूछा कि भाई जिसकी हत्या की वो कौन है, उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? उसने कहा साहब मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। बोला फिर तुमने कत्ल क्यों किया? बोला कत्ल साहब इसलिए किया क्योंकि मुझे कत्ल करने के लिए एक जिन लगातार बोल रहा था। जिन मतलब भूत या कोई आसमानी शय जिसे कहते हैं। अब हमारा इरादा यहाँ अंधविश्वास फैलाना नहीं है, लेकिन जो हकीकत है हम आपको वो बता रहे हैं। आरोपी ने जो पुलिस को बताया हम आपको वो बता रहे हैं। अरमान से पुलिस ने पूछा कि भाई ये क्या मतलब है, मतलब जिन के कहने पर तुमने हत्या कर दी, कहाँ था वो जिन, तुमसे क्या बात कर रहा था? उसने कहा कि ये जिन जो है मुझे कई महीनों से काफ़ी परेशान कर रहा है। मेरा मेरा उठना बैठना सोना जागना जो है वो हराम हो गया है। ये लगातार मुझसे बात करता है और मुझे कहता है कि तुम्हें किसी का कत्ल करना होगा, कत्ल करो और मेरी मुझे नींद नहीं आती है। उसने कहा कि कई बार मैं ये देखता हूँ खुली आंखों से कि आसमान से वो जिन उतर रहा है, कई बार रोशनी चमक रही है, कई बार मैं उड़ने वाले घोड़े भी देखता हूँ और ये सारी चीज़ें मुझे किसी आदमी का जान लेने के लिए मुझ पर दबाव बनाती है। अरमान की ये सारी बातें सुनकर पुलिस वाले हैरत में पड़ गए। पुलिस को समझ में नहीं आया कि इस लड़के के साथ करें तो क्या करें। तकरीबन यही 20-24 साल उसकी उम्र होगी। पुलिस ने पूछा कि भाई ये भूत प्रेत आत्मा जिन ये सारी चीज़ों का कोई वजूद नहीं होता, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो यार, किसी भूत के कहने पर तुमने कत्ल कर दिया? उसने कहा साहब मेरे ऊपर जो गुजरती है वो मैं जानता हूँ। आप चाहे तो किसी मौलाना से या किसी पंडित जी से पूछताछ करवा लीजिए, मेरी जांच करा लीजिए। मेरे अंदर कोई जिन है जो, या फिर मुझे कोई जिन दिखता है जो मुझे इस तरह से कत्ल करने के लिए मजबूर कर रहा था। पुलिस ने पूछा कि अच्छा सियाराम श्रीवास्तव को क्यों टारगेट किया? उसने कहा घर से मैं निकला तो था किसी की भी हत्या करने के लिए। मैंने एक बाइक वाले का पीछा भी किया था लेकिन वो निकल गया तो मैंने उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन फिर मैंने देखा कि ये जो सियाराम जी हैं इनको मैं पहचानता नहीं हूँ, लेकिन ये मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, अकेले टहल रहे थे और बिबियापुर वाले रास्ते में ये अकेले घूम रहे थे। तो मुझे लगा कि यही जो है वो मेरा सही टारगेट हो सकते हैं। मैं वहाँ से वापस आ रहा था लेकिन जिन ने मेरी कानों में कहा कि तुम्हें इस आदमी को मारना है। इसके बाद मैंने पहले अपने मारुति इको वैन से उनको पूरी ताकत से फुल स्पीड में टक्कर मारी और जब वो नीचे ज़मीन पर गिर गए तो उसी इको वैन के टूटे हुए शीशे से इन पर मैंने वार किया और ताबड़तोड़ इनके गले और शरीर के दूसरे हिस्सों में, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में मैंने हमला किया। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई और फिर मैं वहाँ से वापस चला आया। भी करा था अपनी वहाँ की चौकी में, उन्होंने पकड़ के मेरे यहाँ पर 6-7 लोगों ने पकड़ के मेरे यहाँ पर इंजेक्शन लगाया था। इंजेक्शन की पूरी सिरिंज उतार दी थी और दिल में बहुत ज़्यादा जलन थी। 1.5 साल से मेरी गुड लाइफ में दवा चल रही है। मेरे घर वाले दवा खवा रहे हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं थी क्या करने वाला हूँ मैं। बस ऐसी चीज़ें मुझे परेशान करती थी और दिखती भी हैं। कभी कोई चीज़ चमक रही है बराबर में, कुछ कुछ हो रहा है। चाहे आप किसी पंडित जी से पता कर लो, मौलाना से पता कर लो, अगर मेरा ही अगर इसमें कुछ हाथ होगा तो मैं सजा काट लूंगा, वरना मेरी सही। हत्या करने के लिए उकसाती हैं? हाँ, मतलब ये 1.5 साल से ही मेरे पीछे पड़ी थी जी, बोल रही थी कर दे जल्दी कर दे, गाली बकती थी बहुत ज्यादा, गंदी गंदी गाली बकती थी। अब मैं बाहर जाता था तो मैं अकेला बैठने लगा। हाँ, कभी हंसी की सुनाई आती थी, कभी जिन दिखता था, जिन कुछ कहता था। हाँ, कोई जिन ही टाइप होगा और दिखे भी थे मुझे। क्या कहता था? हाँ, आज आज से वो कुछ साल पहले, जो पहले बिजली कड़कड़ाई थी बहुत, शायद तुम्हें ध्यान होगा, जो बिजली बहुत गंदी वाली कड़कड़ाई थी, तो उस टाइम पापा और मैं थे। उसके बाद में क्या बोलते हैं, बहुत घोड़ों से आए थे कुछ लोग। हाँ, मैं रो भी बहुत रहा था घोड़ों पे बैठ के, और उनके घोड़ों पे पर भी थे। मैं अंदर डूब गया जाके, बहुत ज्यादा रो रहा था। मेरी नानी के घर वालों से पूछ लो, मेरे पापा की गोदी में चिपक के रो रहा था मैं, जब बहुत मृतक के कितने चाकू मारे थे तुमने? 3 चाकू मारे थे। कहाँ मारे थे? 3 सीने पे मारे थे। पहले गाड़ी से टक्कर मारी थी? हाँ, पहले गाड़ी से टक्कर मारी। कैसे सोचा उसे मारना? हाँ, कैसे आइडिया आया दिमाग में कि इसको मैं तुमने कैसे मारा था उसको, पूरी घटना बताइए। पहले घर में से मैं सोया नहीं पहले 2 दिन तक। अब वो ये बोल रहा था कर, वरना मन में ही बात आ रही है, नींद अगर आंखें मीच रहा हूँ मैं। उसके बाद में आँख सोने ही नहीं दे रहा था वो, मुझे करा कर, और गाली सड़ा गाली बक रहा था। मैं कुछ बता ही नहीं। दवाई भी मेरी चल रही थी तो मैंने छोड़ लगी थी दवाई।
हाँ, इसके बाद में ये मुझे उठा के ले गया। मैंने उनका पहले बहुत ऐसा नहीं था मैं इनको ही मारूँगा। मैंने पीछा भी किया, पहले एक मोटरसाइकिल वाले का पीछा किया, मैंने उसको भी नहीं मारा, पता नहीं कौन था। मैं वापस मोड़ के मैंने कहा अब मैं घर चल रहा हूँ। तो मुझसे बोला अरे रुक यही रोक ले थोड़ी देर। तो एजेंसी के पास मैंने वैन रोक ली। अब पता नहीं क्या बात करने लगा। अब मैं फिर गाने सुनने लगा एजेंसी पे, ये निकल के जा रहे थे। हाँ, ये पहुँच गए सीधे सुनसान रोड पे। अब मैं इनके पीछे पीछे गया। किस किस रोड पे गए थे? हाँ, कौन से वाले रोड पे? जो बारी अड्डा है उसका टांडे के पीछे ही बारी अड्डा है। हाँ, हनुमान मंदिर के आगे तो पीछे थोड़े उस पे से सीधे गए। इधर इधर मुड़ेंगे तो चकदे पड़ता है। और लोगों को मारने से पहले भी कभी कोशिश की थी क्या किसी को मारने की? इससे पहले कभी? हाँ, मारा है मैंने, मतलब मारा नहीं है, ऐसा लगा मुझे जैसे सौराब का मर्डर हुआ था। मैं तुम्हें बताऊं आज से 2 साल पहले, वो 1 साल पहले सौराब मुस्लिम है धौरे के। तो उस वो क्या बोलते हैं उस उनका मर्डर हुआ। उसके बाद में 15 दिन बाद तो वो तो मुझे नहीं पता कि बस इतनी पता चल गई कि वहाँ मर्डर हुआ है किसी का। पुलिस ने पूछा इसके बाद, बोले इसके बाद मैं डर गया था, मैंने अपने पापा इम्तियाज़ को सारी बातें बताई। पुलिस ने इम्तियाज़ से पूछा हाँ भाई क्या मामला है? तो बोला कि नहीं मुझे तो नहीं पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि बेटे ने कत्ल किया है। पुलिस ने कहा कि बेटा तुम्हारा कह रहा है कि तुम्हें सारी बातें बताई है। बेटे ने तब तक पुलिस को ये बता दिया कि मेरे पापा ने मुझे कहा कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम वैन लेकर फ़ौरन उत्तराखंड निकल जाओ, फरार हो जाओ, और इसके बारे में किसी को मत बताना। बेटा भागने की तैयारी कर रहा था, वैन उसने छुपा दिया था। तो कत्ल का जो मुख्य मुलजिम है, आरोपी है मोहम्मद अरमान, उसने तो कत्ल की बात कबूल कर ली। ये भी कहा कि जिन के कहने पर उसने कत्ल कर दिया। बाप जो है मोहम्मद इम्तियाज़ का, वो पुलिस को गुमराह कर रहा था और वो सबूत मिटाने में अपने बेटे की मदद कर रहा था। ये सारी बातें पुलिस को जब पता चली तो पुलिस ने अरमान के साथ साथ इम्तियाज़ को भी पकड़ लिया। छानबीन हुई, तफ्तीश हुई, तो ये पता चला कि ये जो अरमान है वो नशे का आदी है, वो सूखा नशा करता है और इसी नशे की बदौलत वो एक ऐसी दुनिया में रहता है जो दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मेडिकल टर्म में इस मामले को समझने की कोशिश करें तो इसे हेलुसिनेशन कहते हैं, यानी एक ऐसी बनावटी या कृत्रिम दुनिया जो वास्तव में होती नहीं है लेकिन इंसान को वो दिखाई देती है, वो उसको रियलाइज़ करता है। और ऐसा अक्सर जो नशेड़ी होते हैं उन्हें ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर पुलिस को शक है कि इसे भी मानसिक रोग था अरमान को, और वो रोग नशे की वजह से ही हुआ था। हेलुसिनेशन की बीमारी थी जिसमें वो ऐसी ही अजीबोगरीब जिन भूत प्रेत ये सब देखा करता था, और उसी चक्कर में आकर उसने एक बेगुनाह इंसान का कत्ल कर दिया। एक ऐसे इंसान का जो न सिर्फ बेगुनाह था बल्कि उससे अरमान का कोई लेना देना ही नहीं था, ये जानता तक नहीं था कि वो आदमी कौन है। तो ये थी पूरी कहानी, ये था पूरा घटनाक्रम। बरेली पुलिस ने क्या कहा आप वो भी सुनिए। देखिए, प्रकरण थाना भोजीपुरा से संबंधित है, जहां धौरा टांडा कस्बे के निवासी सियाराम का शव दिनांक 24/7/2026 को प्रातः लगभग 6 बजे ये मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। इनका शव जो है बीबीआपी रोड पे धौरा टांडा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर सड़क पे ही पड़ा मिला था। शव को जब एनालिसिस किया तो शव का प्रथम दृष्टया उसके गले और सीने और सर में चोट के निशान थे। शव को कब्जे में लेकर पंचायत पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी तथा इसमें मृतक के पुत्र सुरेश की लिखित तहरीर पर 3 पड़ोसी लाला राम आदि को नामजद करते हुए हत्या का अभियोग दर्ज किया गया था। और इसमें प्राथमिक रूप से जब इन तीनों को पूछताछ के क्रम में लाया गया तो ये सब अपने घर पे मिले और पूछताछ के क्रम में प्रथम दृष्टया इनका संलिप्तता नहीं पाई गई। तो इसमें एसओजी तथा थाना स्तर की टीमों को लगाया गया अनावरण के लिए, और सम्यक विवेचनोपरांत एक ओमनी वैन इसमें प्रकाश में आई जो मृतक का पीछा करते हुए एक सीसीटीवी कैमरे में दिख रही थी। और उस ओमनी वैन को जब वापस बैक ट्रैक किया हम लोगों ने तो वापसी में उसका शीशा टूटा हुआ था फ्रंट का। तो इसमें डेवलप करके फिर जब गहनता से विवेचना की तो एक अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया जिसका नाम अरमान पुत्र इम्तियाज है, जो कि 19 वर्षीय है और नशे का आदी है। इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके गहराई से पूछताछ करने पर उसने घटना का इकबाल किया और इसके पिता ने इसके साक्ष्य छिपाने में इसकी मदद की है, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया साक्ष्य छिपाने के आरोप में। और इनसे दोनों ही अभियुक्त गण से पोजीशन में ओमनी वैन सफ़ेद रंग की ये बरामद हुई है, आला कत्ल छुरी, एक आधार कार्ड मृतक का, एक मोबाइल फ़ोन सैमसंग का जो कि मृतक का था,
कांच के टूटे हुए टुकड़े, जो कि गाड़ी के कांच के टूटे हुए टुकड़े थे, जो मौके पे मिले हैं, और कुछ इसने जो छिपाया था, उन दोनों का मिलान कराया जाएगा भविष्य में। एक सफ़ेद गमछा, एक क्रीम कलर की शर्ट खूनालूदा, जो कि मृतक के सफ़ेद गमछे के साथ ही लगती हुई इसने अपनी शर्ट छिपा के रख दी थी, वो बरामद हुई है। तथा साथ ही साथ एक 580 रुपये नगद धनराशि हुई है। मृतक के पास इसने 1200 रुपये जो है निकाल लिए थे मृत्यु होने के बाद, उसमें से 580 रुपये की धनराशि भी बरामद हुई है। इन समस्त साक्ष्यों को इन दोनों अभियुक्तगण के साथ आज पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय के परीक्षा में भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। मानसिक तौर पर बीमार थे, क्या कुछ दवाएं भी ले रहे थे? देखिए, अभी तक की विवेचना से ये सूखे नशे का आदी बताया गया है और इसके इलाज भी मानसिक रूप से चल रहा था इसका, और वो उन्माद की स्थिति, इसकी पिता ने स्वीकार किया कि कभी भी उन्माद की स्थिति आती है तो किसी को भी पीट देता है, किसी के साथ भी कोई घटना कारित कर देता है। इस टाइप की चीज़ें आई हैं निकल के, और इसमें अभी गहनता से विवेचना जारी है। अभी तक के सबूतों के आधार पर इनको पर्याप्त सबूतों को एक जगह करके माननीय न्यायालय के परीक्षा में भेजा जाए। देखिए, इनसे गहनता से पूछताछ के क्रम में हेलुसिनेशन की कोई स्थिति निकल के आई है, तो अब जो भी स्थिति आती है आगे उस पर गहनता से विवेचना की जाएगी। इसने जुर्म कबूल किया है तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हमारे पास पूरे हैं, और पोजेशन में जो भी वस्तुएं गई थी वो सब इनसे बरामद हुई हैं। इनको पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय के परीक्षा में भेजा जाता है। अभियुक्त का कोई रिकॉर्ड है क्या, क्रिमिनल रिकॉर्ड? ये पहला क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका, और इसमें 4/25 की बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि एक नाजायज चाकू भी बरामद हुआ है। आवश्यक विधिक कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जाए। इसको मारने का उद्देश्य है? उद्देश्य ये नशे का, सूखे नशे का आदी है, और इसने जैसा पहले ही बताया 1200 रुपये निकाले थे, जिसमें से काफ़ी खर्च कर दिया, तो ये नशे के प्रयुक्त करने के लिए इसने अपराध कारित किया है। कोई उससे आत्मा वगैरह, कोई जिन वगैरह आकर कहता था? देखिए, ये इस स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता। विवेचना अभी प्रचलित है और डॉक्टर से बयान लिया जाएगा इसमें, और डिटेल में और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। फिलहाल एक ये सनसनीखेज घटना थी, और कस्बे का ही अभियुक्त है, और ये कस्बे के ही एक ये किराना के दुकानदार थे, और इनकी दुखद घटना एक कारित की है। और जो इसने अभियुक्त ने अपने बयान में बताया कि जो भी इसको उस दिन पहले मिल जाता एकांत में, उसकी ये हत्या करता, तो ये और गंभीर बात है, और इसमें हम लोग इसकी स्थिति की जानकारी कर रहे हैं, डॉक्टर से भी बयान लेंगे और समस्त सबूतों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। तो आज इस पेशकश में इतना ही। आज थोड़ी वक्त की पाबंदी है, ऐसे भी ये स्टोरी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं आज आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा। लेकिन इस स्टोरी पर आप लोगों की कोई राय या कमेंट जो भी हो, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट डे जब आप लोगों के सामने मैं हाजिर हो जाऊँ, तो इस स्टोरी पर आप जो कमेंट करेंगे उनमें से कुछ कमेंट्स पढ़ूँ और कुछ लोगों के सवालों का जवाब दूँ। फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।